कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के लेक्चर में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और जो हमने लास्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा उसके बारे में जो क्वेश्चन आपको मुझे देने थे वो भी आज हम दे देंगे आपको। और साथ में आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स रहे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो विशेषताएं है, हम उसके बारे में भी आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी और बनने के बाद जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, संविधान को बनाया, उसके बारे में कई सारे लोगों ने कई सारे तर्कों को दिया। तो एक प्रश्न लिखिएगा, उस प्रश्न को ही आप समझते चलिएगा। वो प्रश्न क्या है? तो पहला लिखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की आलोचना क्या क्या की जाती है? ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को आपको समझना है कि भैया भारतीय संविधान की आलोचना क्या क्या की जाती है कई सारे लोगों के द्वारा। जैसे कि सबसे पहला जो आलोचना की जाती है, अगर हम एक तरफ से लिख लें, सबसे पहले क्या, समय की बर्बादी बोल दी जाती है उनके द्वारा। समय की बर्बादी, क्योंकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन इतने हमने लिए। बाकी अगर दिनों के बारे में बात करें अन्य देशों के, तो उन्होंने इससे कम दिन लिए। दूसरी बात, संप्रभुता की कमी मानी जाती है। संप्रभुता की क्या मानी जाती है? कमी मानी जाती है। फिर पूर्ण निर्वाचित सभा नहीं। फिर एक और शब्द बोलते हैं, वकीलों का वर्चस्व और हिंदुओं की सभा। ऐसे करके कुछ आलोचना, कई सारी आलोचना जो हमारे देश के संविधान को पढ़ा उन्होंने की। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। समय की बर्बादी। अब समय की बर्बादी अगर कहते हैं तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश का संविधान बहुत लंबा है और संविधान बहुत लंबा होने के कारण बनाने में भी समय लगा, क्योंकि हमारे देश के संविधान में हर बातों को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की। क्योंकि भारत एक डाइवर्स है, कई सारे विविधता है, हर 2 कोस पर भाषा बदलती है, और यही कारण रहा कि हमारे देश के संविधान में अधिक समय लगा। साथ में कारण ये भी था कि हमने, हमारे संविधान सभा के जो लोग थे इनके द्वारा कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन भी किया गया, और कई सारे देशों के जब संविधान का अध्ययन किया गया तो स्वाभाविक रूप से उस देशों के संविधान का अध्ययन कर उनकी बातें जो भारतीय कंडीशन के हिसाब से अच्छी है उनको लगाना, उनको अपनाना, ये कहीं ना कहीं एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो समय लगा, ये बात कहना एक प्रकार से भारतीय संदर्भ में ठीक नहीं। अगर दूसरा संदर्भ भी ले, जो वो कहते हैं कि अमेरिका का संविधान 4 महीने के पहले पहले बन के तैयार हो गया और अन्य देशों के संविधान को वो लेते, तो यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए कि अमेरिका के संविधान में केवल मूलभूत बातों को लिखा गया और अंदर की बातों को लिखा नहीं गया। इसी के कारण वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत अधिक ताकतवर बनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उन मूलभूत बातों का रियल में अर्थ क्या है इसके बारे में उनको रिव्यू करने की शक्ति मिलती है। पर हमारे देश के संविधान में क्या क्या मूलभूत बातों के साथ में और अन्य कौन कौन सी बातें हो सकती, उन सब के बारे में लिखा गया। और यही कारण है कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च बन जाता है। संविधान की ज्यादा रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सिंपल भाषा में सही सही सब कुछ लिखा हुआ है। और यही कारण है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में ज्यादा झड़प नहीं होती। अमेरिका में हमें ये सब चीज पहले बहुत ज्यादा दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है, परंतु वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज किया जाता है वो बहुत लंबी प्रोसेस है। इसके कारण वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट रहता है वो नहीं हो पाता। वो खैर बात
अलग है कि हम आपको बताएंगे कि भाग 20 के साथ में कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज अमेरिका में कैसे होता है और हमारे यहाँ पर कैसे होता है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात बोली थी संप्रभुता में कमी। संप्रभुता में कमी का मतलब है कि भैया जितने भी निर्णय थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा बैठी। कैबिनेट मिशन ने सदस्यों की संख्या निर्धारित की, चुनाव पद्धति निर्धारित की और उस चुनाव में बैठने वाले लोगों की संख्या निर्धारित करने के साथ में कितने समुदाय में बटेंगी ये सब निर्धारित किया। यहाँ तक के देखने पर ऐसा लगता है कि भैया संविधान सभा जो है वो अंग्रेजों के दिशा निर्देशों के अनुसार चलती। तो यहाँ तक की बात तो ठीक है, पर आपको ये भी पता है कि हमारी जो संविधान सभा थी उसने रियली में काम करना शुरू किया भारत की आजादी के बाद, जब प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति ने पूरे के पूरे कार्य को आजादी के बाद में किया और जो निर्णय लिए अपने हिसाब से लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से बातों को जोड़ना है, कौन से बातों को नहीं जोड़ना। तो भाई कहाँ आप कह सकते हो कि भैया भारत की जो संविधान सभा थी संप्रभु नहीं थी, बल्कि उसने तो अपने पूरे निर्णय अपने विवेक के अनुसार लिए। ये बातें हमें बी आर अम्बेडकर साहब के शब्दों में भी दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि मैंने कौन से शब्दों को कहां पर क्यों जोड़ा, किस लिए नहीं हटाया, किस लिए हटाया, ये सब बातें उन्होंने कही। तो मतलब कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण लिए गए निर्णय। जब विवेकपूर्ण लिए गए निर्णय है तो कहीं ना कहीं संप्रभुता में कमी है क्या? नहीं। पूर्ण निर्वाचित सभा नहीं। निर्वाचित सभा नहीं का मतलब, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों को जो चुनाव करके लाया था और कई सारे लोगों को नामांकित करके। अब ये उस कंडीशन के हिसाब से सही भी नहीं था, क्योंकि भैया एक तो भारत पिछड़ा हुआ था, कई सारे लोगों को मत क्या होता है ये भी नहीं पता था। तो यहाँ पर व्यवहारिक होना बहुत जरूरी। भारत अभी भी भारत में चुनाव में 75% से ज्यादा वोट प्राय नहीं हो पाते पूरा अखंड भारत में। तो भैया अखंड भारत में आज भी नहीं हो पा रहे हैं, तो मतलब आज भी कहीं ना कहीं लोगों का चुनाव के प्रति में कहीं ना कहीं सोच उतना महत्ता वाला नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसी के कारण संविधान सभा ने थोड़ा सा व्यवहारिक अप्रोच अपनाते हुए उन्होंने कुछ लोगों को चुनाव के माध्यम से और कुछ लोगों को नामांकित माध्यम से, और जो चुनाव के माध्यम से आए वे भी सभी भारतीयों के द्वारा मत देने के बाद नहीं है, कुछ लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा व्यवहारिक अप्रोच अपनाएंगे तो बात अच्छी समझ में आएगी। वकीलों का वर्चस्व, एक उदाहरण देकर हम बताते हैं। एक टीचर है, उसको खेत में भेजा गया और बोला कि आप चलो बैल चढ़ाओ, चलो बैल के माध्यम से खेतों को जोतो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका पेशा ही नहीं है। जब उसके पेशे में आप पढ़ाने में आप उसको भेजोगे तो स्वाभाविक रूप से वो वहां पर कार्य अच्छा कर पाएगा। और संविधान जैसा एक कठिन डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो उसमें बातों को जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना बहुत जरूरी रहता है। एक बातों के कई अर्थ होते हैं, उनमें से कौन से अर्थ को अपनाया जाए ये भी बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पर कठिन क्लिष्ट भाषा रहती है, और क्लिष्ट भाषा को समझने में और कानूनी भाषा को समझने में वकील से अच्छा कोई और व्यक्ति हो सकता है क्या? तो स्वाभाविक रूप से वकीलों का यहाँ पर वर्चस्व रहा। पर आपको ये भी बता दे, वकीलों के वर्चस्व के साथ में किसान, जमींदार, सब लोगों को यहाँ पर भूमिका के रूप में रखा गया। सभी लोगों ने यहाँ पर भूमिका निभाई। तो ये आलोचना भी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं बैठती। हिंदुओं की सभा, अब हिंदुओं की सभा ये कहीं ना कहीं बांटने वाली अप्रोच थी। ये आलोचना करने का उद्देश्य भारत को बांटो और बांटो, उसको बाल्कन बना दो, जैसे बाल्कन देश बने, जैसे आपको एड्रियाटिक सागर के पास में दिखेगा, उसके पूर्वी क्षेत्र में जितने छोटे छोटे राज्य हैं वे सब बाल्कन राज्य, क्योंकि इनका भाषा और जाति के आधार पर इनको बांट दिया। तो यहाँ पर चर्चिल के द्वारा यह आलोचना की गई कि भैया भारत की जो संविधान सभा है उसमें हिंदुओं का ही वर्चस्व है। ये आलोचना भी निराधार है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने चुनाव किए थे वह पृथक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर किए थे,
और जितनी पॉपुलेशन है उस आधार पर सीटों का आवंटन हमने धर्म के आधार पर किया था। तो हिंदुओं को भी सीट मिली, मुसलमानों को भी सीट मिली, सिख को भी सीट मिली, पारसी को भी सीट मिली, ईसाई को भी सीट मिली, सबको सीट मिली, परंतु उनकी जनसंख्या के आधार पर मिली। तो ये कहना कि भैया केवल हिंदू थे और हिंदुओं का वर्चस्व था, नहीं, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो स्वाभाविक रूप से उनकी सीट में भरने की संख्या उनकी ज्यादा रहेगी। इसकी तुलना में मुसलमान कम रहेंगे, उसकी तुलना में पारसी कम रहेंगे, सिख कम रहेंगे, ईसाई कम रहेंगे। तो भैया उनके जनता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि की संख्या जो निर्धारित की गई थी, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि केवल हिंदुओं का वर्चस्व था, सभी को बराबर महत्व दिया गया। ये बात आपको पता चल गई। अब ये आलोचना में प्रश्न और कैसे पूछता है, वो केवल एक शब्द को ले लेता है और एक शब्द को लेकर वो पूछने की कोशिश करता है। तो आप लोग ये पांचों अर्थ मैंने आपको बता दिए, ये पांचों बातों को यदि आप समझ गए तो मतलब और बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषता। वो विशेषता आपको आगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं एक तरफ से पॉइंट बोलते चलूंगा, आप उन पॉइंटों को लिखते चलिएगा, कौन कौन सी हम विशेषता पढ़ने वाले हैं। वो विशेषताओं को हम, विशेषता कई सारी हैं, आपको विशेषता बनाते भी आ सकता है, आप विशेषता को बना भी सकते हैं, पर हमें कौन कौन सी विशेषताओं को पढ़ना है। तो सबसे पहला, सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बेटा, विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ। तीसरा, कठोर एवं लचीला संविधान। चौथा, एकल नागरिकता। पांचवा, मौलिक अधिकार। छठवा, मौलिक कर्तव्य। सातवां, डीपीएसपी, लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आठवां, आपातकालीन उपबंध। नौवा, 9th नंबर, धर्मनिरपेक्ष राज्य। 10वां, त्रिस्तरीय सरकार। 11वां, न्यायपालिका। एवं संसद में समन्वय। और लास्ट लिखिए, एकल न्यायपालिका। कई सारी हो सकती है, पर हम, ये हमारी विशेषता है। अब बोलोगे सर इसको याद कर ले क्या? हाँ, याद तो कर लो, पर याद करने के साथ में इनका सच में अर्थ क्या है ये भी आपको पता हो। क्योंकि जैसे विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ या फिर क्षेपित संविधान या फिर टू कॉपी संविधान, ऐसे वाक्य जब आते हैं तो आपको उसके बारे में अर्थ बताना है कि हाँ, हमारे संविधान की विशेषता है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में,
संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, एक एक करके हम विशेषता को लेते हैं। संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया, ये संविधान में जब बना था संविधान तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब जब ये बनाया तो स्वाभाविक रूप से ये दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा और वर्तमान में भी सबसे बड़ा, और दूसरी बात लिखित हुआ संविधान था, तो इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहा गया। अब ये बात आती है कि ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिखाना चाहते थे क्या? नहीं। हमने जब 60 देशों के संविधान को पढ़ा तो उन 60 देशों के संविधान को पढ़ने के साथ में हमें लगा कि भैया हमें उन देशों के संविधान का इतिहास को भी पढ़ लेना चाहिए कि जब से उन देशों में संविधान लागू हुआ तो उन्होंने किस किस परिस्थितियों का सामना किया। तो जब उन्होंने सामना किया तो उन्हें पता चला कि भैया किसी देश में केवल और केवल संघीय संविधान है, राज्य का संविधान राज्य बनाता है, संघ का संविधान संघ बनाता है, तो इसके कारण दोनों के बीच में टूटन आ जाती है, जैसे अमेरिका में हो, और अमेरिका में गृह युद्ध होना पड़ा। तो भैया भारत एक बनता हुआ राष्ट्र था और कभी ये नहीं चाहता था कि भैया भारत में ऐसी कोई टूटन आए। दूसरी बात, भारत में विविधता बहुत अधिक ज्यादा है, और विविधता ज्यादा है तो मतलब सबको एक जैसे कानून से अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस विविधता पर प्रहार होगा। अनुसूचित जाति जनजाति और नॉर्थ ईस्ट का जो 6 एरिया है, जो 7 सिस्टर का एरिया है, जहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर असम दिखाई देंगे, ये सब विविधता वाले हैं और इनको सबको एक कानून से अगर हम चलाएंगे तो इनकी विविधता पर कहीं ना कहीं प्रहार होगा, ये और ज्यादा असंतुष्ट होंगे। और इसीलिए हमने क्या किया कि हर वस्तु के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग प्रोविजन हमने जोड़, अनुच्छेदों को जोड़ दिया, भागों को जोड़ दिया। जैसे भाग 10 आपको समझ में आएगा, भाग 9, भाग 8 प्रमुख रूप से समझ में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं विविधता को संजोए रखने के लिए हमारा संविधान बड़ा होते चले गया और बड़ा हुआ लिखा है। तो मतलब समझ में आया, विविधता के कारण सबसे बड़ा लिखा गया। दूसरी बात, विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ। अब विभिन्न स्रोतों से लिया हुआ संविधान है, ये बात को तो भैया बी आर अम्बेडकर साहब और प्रारूप समिति के अन्य सदस्य भी मानते हैं कि हाँ भैया हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया, उसमें गलती हर्ज ही क्या है। भैया जब आपको विरासत में अनुभव मिल रहे हैं तो वो अनुभव को लेना चाहिए। यदि आप सोचोगे कि मेरे जिंदगी में ये घटना घटेंगी उसके बाद में ही मुझे अकल आएंगी, तो इसके लिए आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर भी आपके जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे कि ना मेरे जीवन में ये घटना घटेंगी उसके बाद में ही मुझे समझ में आएगा। इसलिए तो इतिहास पढ़ा जाता है ताकि आप पीछे के अनुभव को समझो और समझने के बाद में अगर ऐसी घटना होते हुए दिख रही है तो उसके बाद में आपको क्या डिसीजन लेना है, तो वो अनुभव से आप डिसीजन लो। तो हमने भी क्या किया, पुराने जितने संविधान थे उनके अनुभव को लिया, उनकी बातों को लिया और अपने कंडीशन के अनुसार लिया। जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो हमने संघात्मक संविधान बनाया, परंतु हमने अमेरिका की तरह बहुत कठोर नहीं बनाया, थोड़ा लचीला रखा। राज्यों का निर्माण करने की शक्ति केंद्र के पास में है, परंतु इस केंद्र की शक्ति बहुत अधिक वास्ट नहीं है। 5वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ में हमने कहा कि राज्य की सीमा, नाम या फिर जो भी परिवर्तन करना है, एक राज्य से कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, तो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि हमने कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, परंतु कई सारे देशों के संविधान के अध्ययन के बाद में हमने पूरे के पूरे संविधान को, उन देशों के संविधान को हमारे यहाँ पर लागू नहीं किया, बल्कि कंडीशन के हिसाब से हमने उसे लागू किया। ब्रिटेन के संविधान हमने संसदीय प्रणाली, पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और हमारी संसदीय प्रणाली में बहुत अंतर है बेटा। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में वहां पर प्रमुख महारानी है, हमारे यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रपति।
हमारे यहाँ पर विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। मतलब अगर कोई कार्य करता है मंत्री, तो मंत्री उस कार्य के लिए जवाबदेह रहेगा, ना कि वहां की महारानी। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर मंत्री जवाबदेह नहीं रहता है, ना राष्ट्रपति जवाबदेह रहता है। वहां पर मंत्री जवाबदेह रहता है। तो ये बताता है कि हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से तो ली, परंतु पूरी की पूरी नहीं ली, उसमें भी हमने चेंज किया। तो ये भी कहना, ये भी हमारी विशेषता बोले, परंतु हमने अपने सूटेबल कंडीशन के हिसाब से उसमें चेंज। कठोर एवं लचीला। कठोर एवं लचीला का मतलब यह है, इसका सीधा सीधा संबंध है हमारे देश के संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 से, जिसका अर्थ है संविधान संशोधन, जिसका संबंध है संविधान संशोधन से। अब संविधान संशोधन की जो बातें हैं, तो इसके बारे में बी आर अम्बेडकर साहब ने सीधे सीधे कह दिया था कि मैं इस संविधान पर अंतिम मुहर नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हर कानून की विशेषता महत्ता बढ़ती और कम होती है। उदाहरण देकर, जिस समय में सती प्रथा को लागू किया गया था, उस समय में सती प्रथा का महत्व था। आज महत्व है क्या? नहीं। इसलिए उसको हटाने की कोशिश की गई, वो अपने आप अमानवीय होते चली गई। इसलिए अंबेडकर ने भी कहा कि भैया, समय के साथ में कोई भी कानून जो रहता है उसकी महत्ता रहती है और समय के साथ कम होते चलती है, बढ़ते जाती, कम होते। इसलिए उन कानूनों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में संविधान सभा अंतिम निर्णय नहीं करेंगी, बल्कि उस समय की सरकारें करेंगी, जो आर्टिकल 368 के तहत ही करें। पर संविधान में संशोधन करना है तो वो प्रोसेस केवल और केवल मन में आया और आप कर नहीं दो। उसके लिए उन्होंने प्रोसेस रखी, थोड़ी सी कठोर रखी, उसे कठोर कहा गया। तो हमारा संविधान संशोधन करना कहीं कहीं पर बहुत अधिक कठोर है। जैसे जीएसटी को लागू करना था, तो जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन तो करना पड़ा। उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा के राज्यसभा से और लोकसभा से, दोनों जगह से 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ा। पर पारित करने के साथ में जितने राज्य है उनकी आधी विधानसभा से हमें साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ा, तब जाके जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। पर मान के चलो कोई कानून बनाना है, सिंपल सा कानून बनाना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि साधारण बहुमत की। तो ये दोनों बातों को हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि अमेरिका में देखा कि वहां पर संविधान संशोधन करना बहुत कठिन है और ब्रिटेन में बहुत सरल है। हमने दोनों बातों को, कि कहां पर हमें कठिन वाला स्वरूप चाहिए, कहां पर हमें सरल वाला स्वरूप चाहिए, इन दोनों बातों को ऐड करके हमने संविधान संशोधन की प्रोसेस को हमने सामने रखा। ये हमारे संविधान की एक विशेषता बनकर रखी। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने रखी। एक संघीय देश, और संघीय देश में राज्य का भी महत्व रहता है, केंद्र का भी महत्व रहता है, उसके बावजूद हमने क्या किया? एकल नागरिकता रखी। एकल नागरिकता का रखने का एक प्रमुख कारण था देश को एक विचारधारा, एक भावना से बांधना। क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता होगी तो उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं, जहां पर वो रहता है, जिस राज्य में वो रहता है, उस राज्य के प्रति उसकी ज्यादा भावना रहेगी, बल्कि दूसरे राज्य के प्रति का तो मतलब भेदभाव आएगा, अलगाववाद आएगा, क्षेत्रवाद आएगा। और ये क्षेत्रवाद भारत की एकता, अखंडता के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। और यही कारण रहा कि हमारे देश में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया, बल्कि एकल नागरिकता को अपनाया गया। आया समझ? कोई दिक्कत? एकल नागरिकता के विषय में भाग 2 में हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार। हमारे देश के मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में कोई देश में इतने अधिक मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया, उस देश में भी नहीं जिसने मौलिक अधिकार को जन्म दिया, अमेरिका में भी। हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का पूरा विवरण भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का अच्छा विवरण। इसमें 7 मूल रूप से मौलिक अधिकार थे, अब एक हट गया, उसकी जगह अब रह गए 6। ये मौलिक अधिकार हमने दिए ताकि राज्य की जो बर्बरता, राज्य की अराजकता से व्यक्ति को बचाया जा सके। क्योंकि मौलिक अधिकार में मौलिक का मतलब यह है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है,
और उसके बिना जीवन जीना संभव नहीं है आसानी के साथ, और इसलिए मौलिक अधिकार हमने दिए। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य बेटा हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया उसके बारे में हम बात करेंगे, परंतु ये ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इसे जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य कोई लोकतांत्रिक देश में होना एक बहुत बड़ी बात है। जापान के बाद में भारत एक ऐसा देश है जहां पर मौलिक कर्तव्य, जो एक लोकतांत्रिक देश, जितने साम्यवादी देश है, समाजवादी देश में रहते हैं, वहां पर मौलिक अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्य दोनों को रखा जाता है। और जितने लोकतांत्रिक देश रहते हैं उसमें केवल और केवल मौलिक अधिकार को ही रखा जाता है। भारत इसमें अपवाद के रूप में आता है। आए यहां तक के समझ में? चलिए, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां तक है हमारी कौन ये हो गए कंप्लीट, वहां तक हम कंप्लीट करेंगे। आपातकाल तक के देखेंगे। ये वाली जो बातें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए, आपका ये कर्तव्य है। भाग 4 में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई। महिला, छोटे बच्चे, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, प्रकृति के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, सब के बारे में डीपीएसपी में राज्य के क्या कर्तव्य हो सकते हैं वो करने की कोशिश, सबके बारे में कहा गया। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान के एक अच्छे उपबंधों में गिना है कि भारतीय संविधान एक संघात्मक है, परंतु जब भारत के ऊपर कभी विपदा आती है तो उस समय में भारतीय संविधान एकल हो जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का अच्छा विवरण है, जिसमें 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में चर्चा की गई। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल। इन सब के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आते चलेगा। इंदिरा गांधी का नाम लेकर हम बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से 1975 में 25 जून 1975 को उनके द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, वो आपातकाल लगाने के कारण क्या थे और उसके बाद में क्या परिवर्तन किया मोरारजी देसाई की सरकार ने, क्यों किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपातकाल एक प्रमुख विशेषता जो भारतीय संविधान को कठिन परिस्थिति में कैसे बना देता है, एकल बना देता है। ये भारतीय संविधान की खास विशेषता है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर राज्य हमेशा राज्य रहेंगे, केंद्र हमेशा केंद्र रहेगा, कभी एक नहीं हो सकता कठिन परिस्थिति में। और यही बात भारत में नहीं है। भारत में जब भी कठिन परिस्थिति आएंगी तो संविधान एक हो जाएगा और केंद्र के द्वारा चलाया जाएगा, तो मतलब नियमों में एकता रहेंगी, तो कहीं ना कहीं आउटपुट भी अच्छा निकल कर आएगा। ये भारतीय संविधान की कुछ विशेषता, जो 8 विशेषता हमने देखी। बची हुई 4 विशेषता हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले एक प्रश्न लिखिए। प्रारूप समिति के गठन की दिनांक क्या थी? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के द्वारा कितने दिनों में संविधान का निर्माण किया गया? तीसरा प्रश्न, संविधान सभा में जो सीटों का आवंटन किया गया वो कितने संप्रदाय के अंतर्गत किया गया? चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान की जो आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान वकीलों के वर्चस्व लिए हुए, ये सही है कि गलत है? वर्णन की। ये आपके सामने प्रश्न, और इन प्रश्नों को आप कमेंट्स में जरूर लिखने की कोशिश करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी लोगों को कहिए। धन्यवाद।